Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सिन्हा, फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गोल इंस्टीट्यूट, आपके पास डिस्कशन लेकर आया हूं स्पॉट टेस्ट 6 का। तो आ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से। और आ जाते हैं यहाँ पे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, पहले पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है अमंग पैरानाइट्रोफेनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल विच इज मोर वोलेटाइल। ये एनसीईआरटी का लाइन से दिया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए लाइन वाइज देखना। अब ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल हुआ, और अगर बात करें पैरानाइट्रोफेनॉल का तो पैरानाइट्रोफेनॉल हमारा ये हो रहा है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। यहाँ पे 2 तरीके का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एक तो आपका ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल से वोलेटिलिटी को लेकर, और दूसरा क्वेश्चन आता है इसके एसिडिक नेचर से लेकर। ठीक है, तो अभी यहां पर दे रखा है वोलेटाइल को लेकर। तो अब ये क्या करता है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि आपस में ये दोनों कंबाइन किया एक ही मॉलिक्यूल में। अब इंटरमोलिकुलर में किसमें होगा, तो पैरानाइट्रोफेनॉल में। तो पैरानाइट्रोफेनॉल में जो इंटरमोलिकुलर होगा, इस कारण से यहां पे क्या होगा, एक लार्ज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, और आपसे क्वेश्चन क्या बोला है कि अमंग पैरानाइट्रोफेनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में कौन ज्यादा वोलेटाइल। तो ये क्या होगा, ये ज्यादा वोलेटाइल। इसको सिंपल से बोल सकते हैं, क्वेश्चन दे रखता है स्टीम वोलेटाइल। ठीक है, और इसमें बात करें स्टीम वोलेटाइल, तो ये तो बहुत सारा मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारा मॉलिक्यूल इसी तरीके हजारों मॉलिक्यूल पॉलीमराइज के जैसा पॉलीमराइज करेगा, और ये क्या करेगा, एक बड़ा सा मास बनाएगा। और ये क्या रहेगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा। तो स्टीम वोलेटाइल कौन होगा, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। तो अपना आंसर क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसी के जगह पे क्वेश्चन अपने से आता है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल में एसिडिक। तो एसिडिक नेचर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उस समय हम लोग बोलेंगे पैरानाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। क्लियर रहेगा बात। स्टीम वोलेटाइल में कौन होगा, तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, और एसिडिक कैरेक्टर रहेगा तो क्या होगा, पैरानाइट्रोफेनॉल। क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने के कारण एसिडिटी यहां पे डिक्रीज कर जाता है। और इस जगह पे इंटरमोलिकुलर, जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर आपस में कंबाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर। और एक ही मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रहा है, दैट इज चिलेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी चिलेशन बोल सकते हैं। तो ये क्या बोलेंगे यहां पे, किसका वोलेटिलिटी इसका लो होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था हम लोग के पास। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। कुछ कॉन्सेप्चुअल बात यहां भी सीखेंगे हम लोग। कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे, 1 सेकेंड के लिए यहां रुकना। कह रहा है कि करेक्ट या इनकरेक्ट, दिमाग में उस समय क्या होता है कि करेक्ट दिमाग में आने लगता है, तो थोड़ा ध्यान देना है। कह रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि क्लोरोबेंजीन होता क्या है। तो क्लोरोबेंजीन आप जान रहे हैं, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, Cl। और कैसे बनता है, तो बेंजीन से हम लोग जानते हैं कि क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरोबेंजीन होगा, है ना, हैलोजिनेशन से। तो बेटा यहां पे बोल रहा है क्लोरीन एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है, क्लोरीन जो है वो कैसा काम करता है, -I। इसका मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है वो सही बोल रहा है, और हमसे क्या बोला गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब कह रहा है कि टैक्स एज अ मेटा डायरेक्टर। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता जरूर है, लेकिन ये जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो इस समय ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ये इसके बारे में ध्यान रखना है, हैलोजन के बारे में, कि हैलोजन बाय नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यानी अगर रिएक्टिविटी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग लगाएंगे इसका -I, और अगर यहां पे पूछा जाए ओरिएंटेशन को लेकर तो ओरिएंटेशन में लगाएंगे यहां पे +M, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्लियर रहेगा बात। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो हो रहा है वो हम लोग का इनकरेक्ट है। अगला भी ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सही बोल रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। उसके बाद बोल रहा है वन ऑफ द लोन पेयर ऑन क्लोरीन एटम कंजुगेट विद द रिंग। बिल्कुल सही है। यहां पे जो लोन पेयर है वो देखिए, लोन पेयर सिंगल डबल, ये कंजुगेशन है, और इसी कंजुगेशन के कारण ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो यहां पे इनकरेक्ट बोला था बच्चे, तो इनकरेक्ट के लिए ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 2। क्लियर रहेगा बात। तो इसके बारे में एकदम ध्यान रखिएगा कि हैलोजेंस के पास 2 तरीके काम होगा, रिएक्टिविटी के दौरान -I और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के दौरान +M। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 नंबर एकदम डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट एकदम एनसीईआरटी से है। क्या बोला जा रहा है? असर्शन माल्टोज एंड लैक्टोज आर एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माल्टोज जो होता है वो कैसे बनता है? वो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के 1,4 कॉम्बिनेशन से होता है। तो एक मॉलिक्यूल का 4 नंबर और एक मॉलिक्यूल का 1 नंबर कंबाइन किया आपस में, और जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बात क्लियर है? अब लेकिन एक जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है उसका तो एक नंबर यानी नंबर 1 जो कार्बन है वो तो फ्री है, यानी वो क्या कर सकता है? तो वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो वो एल्डिहाइडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, यानी खुद ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। दैट्स वाई हम लोग बोलेंगे कि यहां पे जो माल्टोज एंड लैक्टोज है वो क्या हो रहा है हम लोग का? रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। लेकिन बेटा यहीं पर ध्यान रखेंगे सुक्रोज के बारे में। अगर सुक्रोज रहेगा तो सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि सुक्रोज में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में कंबाइन कर लिया होता है, ठीक है, ध्यान रखना है यहां पे। अब यहां आप देखिएगा एक और है आपका लैक्टोज। तो लैक्टोज किससे कंबाइन करता है? ये भी एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना कि माल्टोज किससे बनता है। तो माल्टोज के बारे में याद रखेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज बाई C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए, लिंकेज को याद रखना। उसके बाद आपको दिया गया है यहां पे माल्टोज के बारे में। तो माल्टोज में याद रखेंगे कि बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये भी किससे कंबाइन करेगा? तो C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो ये कैसा होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है कि जो बीटा डी ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, एल्डिहाइडिक कार्बन, जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है, वो फ्री है। तो खुद फ्री है यानी क्या करेगा? वो ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। दैट्स वाई सो इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। अब इसका रीजन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है, माल्टोज एंड लैक्टोज ऑक्सीडाइजेस बाय फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। बिल्कुल सही है, यानी कि ये क्या करता है? माल्टोज और लैक्टोज जो हो रहा है वो फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। और ये क्या करेगा? माल्टोज और आपका लैक्टोज फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे यहां पे कि बोथ जो हमारा असर्शन और रीजन है वो दोनों क्या होगा? करेक्ट होगा। तो यहां हम लोग देखेंगे इसके लिए, देखिए असर्शन और रीजन का क्वेश्चन कैसे कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या? असर्शन। बिल्कुल सही है, जो हम लोग का असर्शन दे रहा है उसको ये सपोर्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट करता है तो उसको कहते हैं कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ, अगर ये गलत रहता तो सिंपल बोल देते गलत होगा, या करेक्ट कभी कभी गलत नहीं रहता है, कभी कभी सही रहता है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करता है। और अगर सपोर्ट नहीं करता तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, या रीजन इज नॉट द गुड एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे 13 का 1 होगा जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में आ जाते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ने वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मोस्ट रिएक्टिव अमाइन टुवर्ड डाइल्यूट एसिड। देखो बेटा, यहां पे अगर क्वेश्चन डायरेक्ट बोलता कि द बेसिक नेचर क्या होगा तो बहुत लोग याद रखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है और कहा है क्या कि द मोस्ट रिएक्टिव अमाइंस विथ द डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा ये याद रखो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? अपना एसिड है। हाँ, और एसिड से कौन रिएक्शन करेगा? बेस। तो जो अच्छा बेस होगा वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि डाइल्यूट वर्ड दिया है, तो थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अगर RNH2 हम लोग बात कर रहे हैं और R बराबर मिथाइल है, तो यहां पे क्या होता है? 213 अमोनिया, यानी कि 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया, ये भी अमाइन चैप्टर में दिया हुआ है। और अगर ये R बराबर C2H5 है तो यहां पे होता है 231 अमोनिया, यानी 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया। तो बेटा यहां पे तो मिथाइल है, तो मोस्ट बेसिक जो होगा वो हम लोग का कौन सा? सेकेंड नंबर होगा, यानी कि 2 डिग्री अमाइन। क्योंकि यहां पे क्या बोलते हैं? अल्काइल अगर हमारा मिथाइल है तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और अगर इथाइल है तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, ऐसा होता है, ठीक है। तो थोड़ा यहां पे याद रखना होगा, ये एक्वस मीडियम में करना, गैसियस मीडियम में नहीं।
और यहां एक्वस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डाइल्यूट दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 जो बोल रहा है, विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है उसका कंडीशन क्या होना चाहिए। उसका कंडीशन होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कंजुगेशन और साथ में हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। तो यहां पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये क्राइटेरिया हम लोग को कहां मिल रहा है। अगर ऑप्शन नंबर 1 में आ जाते हैं तो यहां पे हम लोग बात करें, ये दे रखा है बोरोन, हाइड्रोजन और ये हो गया आपका डबल, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर। अब बोरोन में लोग यहां कंफ्यूज कर जाता है, भाई बोरोन के पास देखोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, यानी sp2 और वैकेंट ऑर्बिटल, यानी ये 4n+2 को फॉलो कर गया क्या? 4n+2 बराबर क्या हो गया? 2 4 6 और n बराबर क्या हो गया? 1, यानी ये मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक हो गया, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि जो नॉट एरोमेटिक है, ये नॉट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा बच्चे एग्जाम में, ये नॉट एग्जाम में ध्यान नहीं रहने देता है क्योंकि दिमाग उसमें लगता है कि कौन एरोमेटिक है। यहां जब भी नॉट रहे तो थोड़ा ध्यान रखना, नॉट पे, इनकरेक्ट पे, ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है। अब आ जाते हैं यहां पे सल्फर दिया हुआ है, इसका मतलब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है थायोफीन। और अगर यहां ऑक्सीजन दिया हुआ है तो ये क्या होता है? फ्यूरेन होता है। नाम को भी ध्यान रखना, ये तो स्ट्रक्चर दे रखा है, कभी कभी नाम दे देगा, थायोफीन बोलते हैं, फ्यूरेन बोलते हैं, ठीक है। यहां आ जाते हैं इस मॉलिक्यूल में ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसको देखोगे ये कार्बन sp3 हो गया और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसको कहेंगे कि एक कार्बन क्या हो गया? नॉन प्लेनर। और इसके कारण मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया, तो नॉन प्लेनर तो हमारा कंडीशन नहीं होगा नॉन एरोमेटिक होने के लिए। तो यानी यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया विच इज नॉट द एरोमेटिक कंपाउंड, तो 4th इज नॉट एरोमेटिक। क्लियर है बात यहां पे? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 20 नंबर। 20 नंबर बिल्कुल एकदम लाइन से दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी से, और ये सब वर्ड्स का क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहां मैच द फॉलोइंग है, 20 नंबर में हम लोग बात करें तो मैच द फॉलोइंग, इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लें। 20 नंबर बोल रहा है बच्चे, कॉलम नंबर 1 में टेरिलिन। टेरिलिन एक पॉलीमर होता है जिसका नाम होता है डेक्रोन। टेरिलिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्रोन भी बोलते हैं, टेरिलिन। क्लियर है बात? अब यहां पे क्या करेंगे कि ये पूछ रहा है कि किससे ये कंबाइन करेगा, तो टेरिलिन जो होता है उसमें ईस्टर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। कैसे? तो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। यहां होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल और टर्टैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मतलब क्या हो गया? CH2OH, CH2OH और टर्टैलिक एसिड। टर्टैलिक एसिड का मतलब 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बेंजीन पे 1,4 लगा रहेगा, उसको बोलेंगे टर्टैलिक एसिड। और अगर ये 1,2 पे रहता तो उसको सिंपल बोलते हैं थैलिक एसिड, ध्यान रखना है, जो कि ग्लिप्टल का मोनोमर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहां से इसको पॉलीमराइज करेंगे। यह भी इस तरीके से हटा होगा, यह भी यहां से OH होगा, यानी ये जब पॉलीमराइज किया, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस किया, तो पॉलीमराइजेशन के पास अब देखना क्या बना, CH2 CH2 O, C डबल बॉन्ड O बेंजीन, और ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये रह गया C। तो यानी कि हमें इस पॉलीमर में क्या मिल रहा है, ईस्टर ग्रुप मिल रहा है, और ये हजारों का संख्या में रहेगा। पॉलीमर का मतलब ही है बहुत लार्ज मॉलिक्यूल रहेगा, तो इसमें हम लोग बोलेंगे इसे पॉली ईस्टर, यानी कि क्या रहेगा, ईस्टर लिंकेज। ये एग्जाम्पल क्या किसका हुआ, टेरिलिन डेक्रोन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीस्टर। अब अगला बोला जा रहा है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हम लोग जानते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, किससे बनता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है सेल्यूलोज। उसके बाद बोल रहा है नायलॉन। नायलॉन के बारे में आप जानेंगे कि नायलॉन का मतलब क्या हो गया, कोई भी पॉलीअमाइड। जैसे अब नायलॉन 6 का मैं एग्जांपल दे रहा हूं बोर्ड पर, और इसमें अमाइड ग्रुप जब पाया जाता है तो उसे हम लोग पॉलीअमाइड बोलेंगे। जैसे नायलॉन 6 का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। हेक्सामिथाइलिन का मतलब यहां पे होगा
6 कार्बन डाइअमाइन, और क्या रहेगा, एडिपिक एसिड। क्या रहेगा, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड किसे बोलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर देखना, CH2 और ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH। इसे पॉलीमराइज कराते हैं, यानी यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे, यहां से OH जा रहा है, इस जगह से H जा रहा है, तो आप देख रहे होगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया। फंक्शनल ग्रुप जो आ गया उसे हम लोग बोलेंगे अमाइड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, यानी इसको क्या बोलेंगे, अमाइड। क्लियर है बात, इसीलिए इसे बोला जाता है पॉलीअमाइड। ठीक है, अब उसके बाद आपका आ जाता है आरएनए। आरएनए जो होता है वो हो गया फॉस्फोडाइस्टर। इसमें क्या होता है, तो आरएनए फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो ज्वाइन टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5' एंड 3' कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर। क्लियर है बात, ये आरएनए का वर्ड है, ये आपका ऑर्गेनिक में के साथ साथ आप बॉटनी में भी देखें इसको। तो अपना यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 1, यानी ए के लिए बनेगा आपका 2 नंबर यानी ईस्टर, बी के लिए बनेगा सेलुलोज के लिए 4 नंबर, सी नाइलॉन के लिए बनेगा अमाइड यानी 1 नंबर, एंड आरएनए के लिए बनेगा यानी डी के लिए बनेगा यहां पे आपका 3 नंबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। क्लियर है, मैच द फॉलोइंग था। इसमें क्या किया, 2 चैप्टर को कंबाइन कर दिया है। एक चैप्टर कंबाइन किया आपका पॉलीमर के साथ और दूसरा क्या किया है, बायोमोलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स से आपको ले लिया सेलुलोज और आरएनए को, और आपका टेरेलिन और नाइलॉन को ले लिया है किससे, पॉलीमर नाम के चैप्टर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है अपॉन ट्रीटिंग इथानल विथ टॉलेंस रिएजेंट। इसका मतलब क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट इन बेसिक कंडीशन। तो भाई इथानल का पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। इथानल का मतलब क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो Ag अमोनिया 2 टॉलेंस रिएजेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, +1 कौन से कंडीशन में, तो OH में माइनस यानी अल्कलाइन मीडियम में होता है। तो यहां पे हम लोग जानते हो बच्चे कि यहां पे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसे। सिल्वर जो होता है, Ag जो होता है बॉटम में क्या करता है, कंटेनर के बॉटम में डिपॉजिट करता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। अब यहां पे सिल्वर मिरर टेस्ट तो हो रहा है, यानी ये क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। क्यों, देखो ये +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अभी जो सिल्वर है ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 कैसे, X, हाँ Ag अमोनिया 2 +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये जब डिपॉजिट कर रहा है यानी कि रिड्यूस कर रहा है, यानी क्या होगा, 0 रिडक्शन हो रहा है। तो ये एल्डिहाइड जो होगा ये ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, तो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस में, यानी बोल सकते हैं एसीटेट आयन हो गया। ये एसीटेट आयन में क्या किया, ऑक्सीडाइज कर गया। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपॉन ट्रीटिंग इथानल विथ अ टॉलेंस रिएजेंट इन बेसिक मीडियम द प्रोडक्ट इज व्हाट, तो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस यानी एसीटेट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा 2। क्लियर है, इसको ध्यान रखना। इसी टेस्ट को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि सिल्वर जो होता है, Ag जो होता है डिपॉजिट करता है कहां, तो बीकर के कंटेनर के कहां, बॉटम में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 23, कह रहा है एसीटोन। ठीक है, ये मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, C डबल बॉन्ड OCH3, और आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि NaBH4H+ क्या प्रोडक्ट बनेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चन आपसे बहुत माइन्यूट लेवल का क्वेश्चन पूछा है मैकेनिज्म से। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि कीटोन है, NaBH4 को रिड्यूस कर देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल दे देगा, यानी ये प्रोडक्ट बनेगा, हाँ H एंड देन CH3, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन यहां ये नहीं पूछा गया, यहां मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा है कि कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बहुत आसान सिंपल है, यहां पे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। कैसे होगा, थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं।
ये जो आपका एसीटोन है CH3 COCH3 या कोई भी कार्बोनाइल कार्बन, तो NaBH4 जो होगा इसका काम क्या होगा, H माइनस यानी हाइड्राइड माइनस, H माइनस यानी हाइड्राइड आयन देना। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी क्या होगा ANU क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बॉन्ड क्लीव करेगा, CH3 CO माइनस, यहां पे कौन आया H, और यहां क्या रहेगा CH3। अब अगला स्टेप में आपको H प्लस दे रखा है या वाटर दे रखता है, आइदर H प्लस रहे वाटर रहे, इसका काम क्या होगा, प्रोटोनेशन कराना। क्या बन जाएगा CH3 CH OH CH3। तो यहां पे एक पॉइंट और याद रखिएगा साथ में कि सर इसमें जो H आता है कार्बन के पास, वो आएगा कहां से, NaBH4 से, और जो OH के पास आता है H, वो कहां से आएगा, वाटर मीडियम से या H प्लस से। अब एग्जाम में कभी क्या करेगा, अगर यहां दे दिया जाए आपके पास NaBD4, अगर D4 दिया तो ये हमारा D कहां अटैक करेगा, O के पास या C के पास, तो आंसर क्या होगा कि सर C के पास अटैक करेंगे। और अगर यहां H प्लस के जगह पे D2O दे दिया रहता, ठीक है, तो D2O दे दे तो ये क्या करेंगे, OH नहीं बनाकर क्या बनाएंगे, OD बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, जरूरी है, ऐसा मैकेनिज्म वाइज इसे याद रखेंगे। अगर आइसोटोपिक क्वेश्चन देगा तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रखा है यहां पे आपके स्पोर्ट टेस्ट में, और अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है। और टेस्ट पेपर का मतलब है काफी अच्छे क्वेश्चन का लेवल दिया जाता है एग्जाम के लेवल को देखते हुए, ताकि यहां पे आपका एग्जाम का तैयारी और बूस्टअप किया जाए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बात करें, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ ना बोलकर पीकेबी बोला गया है। तो पीकेबी के बारे में जानते हैं बच्चे, क्या होगा पीकेबी। तो याद रखना पीकेबी वैल्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझो इसको। पीकेबी अगर कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्लियर है, ये बात समझ गए। अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एसर्शन बोल रहा है पीकेबी वैल्यू ऑफ मिथाइल अमाइन इज मोर देन एनिलीन। तो पहले तो लिखते हैं कि क्या दे रखा है। तो मिथाइल अमाइन क्या होता है, बाद में सोचेंगे कि क्या बोला गया। ये हो गया मिथाइल अमाइन और ये हो गया आपका एनिलीन। देखो स्ट्रक्चर्स जरूरी है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा दे रखता है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो फिर क्लियर नहीं होता है। अब मिथाइल अमाइन हो गया और एनिलीन हो गया। अब हमको पहले समझना जरूरी है कि बेसिक मेरा ज्यादा कौन। तो मिथाइल अमाइन का जो लोन पेयर है और एनिलीन का जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर क्या हो रहा है, तो लोकलाइज्ड है। क्लियर है बात। और यहां NH2 जो है, इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस कर रहा है। इसका मतलब मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ये बात अपने दिमाग में आ गया। अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चे। इसका मतलब ये ज्यादा बेसिक हुआ, इसका मतलब इसका पीकेबी क्या होगा, पीकेबी जो होगा इसका कम होगा। समझ रहे बात। और इसका पीकेबी जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बोला जा रहा है सेशन में कि पीकेबी वैल्यू ऑफ मिथाइल अमाइन इज मोर देन दैट ऑफ एनिलीन। ये तो स्टेटमेंट जो सेशन दे रहा है गलत हो गया भाई। पीकेबी तो इसका कम है और पीकेबी एनिलीन का ज्यादा है। यहां पे स्टेटमेंट गलत हो गया ये, यानी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आगे पढ़ते हैं। रीजन बोल रहा है एनिलीन इज वीकर बेस, ठीक है, देन मिथाइल अमाइन। सही बोल रहा है। सिंस इट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग। सही है सर। इसका बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। इसका मतलब ये लेस बेसिक है किससे, मिथाइल अमाइन से। यानी जो हमारा रीजन है वो सही है, ठीक है। और जो हमारा ये जो ए है यानी असर्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कि ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अपना ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट। समझे बात को। चलिए फिर हम लोग रुकते हैं 27 के बाद आ जाते हैं 28 पर। क्लियर हो गया पीकेबी में। और सेम कंडीशन बच्चे 2 मिनट।
एक सेकंड और समझ लेते हैं थोड़ा एसिड के बारे में भी। जब बेस की बात कर रहे हैं तो एसिड भी समझते हैं। यही काम अगर pKa के साथ किया जाए, अगर pKa हमारा कम है, इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी pKa वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फेनॉल एंड अल्कोहल, तो बताओ यहां पे पीके वैल्यू किसका कम होना चाहिए? पीके वैल्यू यहां पे सल्फोनिक एसिड का सबसे कम, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फेनॉल एंड देन अल्कोहल होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये था पीके बी और पीके ए के बारे में। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब 27 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास। 28 में एक रिएक्शन दिया हुआ है और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब ये ट्राइब्रोमो एनिलीन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बना लिया जाए। ये हो गया एनिलीन 2,4,6, ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन। ये कैसे बनेगा? तो अगर हम लोग एनिलीन को ब्रोमिनेशन कराते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देकर, यानी कि वाटर, जैसे Br2 वाटर, तो अगर ये ब्रोमीन पास करवाया जाए, Br2 वाटर दिया जाए, किसके साथ रिएक्शन किया जाए? तो एनिलीन के साथ NH2, ये बन जाएगा आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब यहीं पर, ठीक है, अब यहीं पर अगर हम लोग इस जगह पे एनिलीन के साथ इस तरह का रिएक्शन करें कि सर Br2 है, CH2 दे दिया जाए, हाँ, और अगर यहां पे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि पैराब्रोमो एनिलीन बनाना है, समझिएगा, एक क्वेश्चन पे बात करेंगे जो यहां नहीं दे रखा है, इसी से रिलेटेड है, उस पर बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा? तो अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर लेंगे तो ये तीनों जगह पे आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन बोला कि एनिलीन को बदलना है पैराब्रोमो एनिलीन में, यानी सिर्फ हमें पैरा पोजीशन पे लगाना है, तो उसके लिए पहले इसे एसिटाइलेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, एसिटाइलेशन के बाद ब्रोमिनेशन करेंगे एंड देन हाइड्रोलिसिस, तब ये जाकर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब इसके बाद हम लोग आते हैं केमिस्ट्री सेक्शन बी में। ये केमिस्ट्री सेक्शन ए का बात चल रहा था, जो कि सेक्शन बी में आपको दे रखा है। क्या रहता है, ध्यान देना है। बोलता है कैंडिडेट्स कैन चूज टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस ओनली। इसका मतलब इस सेक्शन से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही बनाना है, ऐसा ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो नीट के अकॉर्डिंग यहां पे रूल दिया गया कि इस सेक्शन बी से क्या करना है। तो आ जाते हैं, ये सब भी जरूरी है आपको। OMR शीट पे कैसे भरना है, OMR शीट को कैसे फिल करना है, हाँ, कैसे बबलिंग करना है, इस सब चीजों पे थोड़ा ध्यान देना है। टेस्ट का तैयारी का मतलब बहुत अच्छा तैयारी होना चाहिए। चलिए 36 क्वेश्चन है, बट एक रिएक्शन स्कीम है। बच्चे क्या बोल रहा है, एक नाइट्रोबेंजीन ले आते हैं, जैसे रिएक्शन बोल रहा है वैसे हम लोग करना शुरू करते हैं। एक नाइट्रोबेंजीन लाया, यानी कि NO2, ठीक, उसको बोल रहा है H2PD। H2PD जब देंगे यानी ये रिडक्शन होगा। अब H2PD के जगह पे और क्या क्या दे सकते थे, थोड़ा सा इलेबरेट कर लिया जाए। तो इसके जगह पर हम लोग SnHCl भी दे सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग FeHCl भी दे सकते हैं। ये क्या करेगा, ये NH2 में कन्वर्ट, यानी एनिलीन में कन्वर्ट कर जाएगा। किस में कन्वर्ट किया, ये एनिलीन में। और जब एनिलीन में कन्वर्ट किया तो सेकेंड नंबर बोल रहा है NaNO2HCl, यानी इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन हो रहा है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रस एसिड बोला जाता है इसे, यानी कि आपको इसके जगह पे HNO2 भी दे सकता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो कभी भी अगर HNO2 भी दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे हमें क्या करना है, डाइजोटाइजेशन कराना है। आइदर वो NaNO2 प्लस HCl दे या HNO2 दे, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रस एसिड। और यहां से प्रोडक्ट जो हम लोग बनाएंगे वो होगा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। और यहां क्या दिया है, Cl, तो Cl लगाएंगे, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेंगे।
अब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनने के बाद बोल रहा है वाटर के साथ रिएक्शन। तो वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइसोनियम हैलाइड का, तो ये फेनॉल में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट कर जाता है? फेनॉल। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्या किस में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन होगा 3rd नंबर। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर चाहो तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। हाँ, अगर मान लो यहां पे दे रखा होता Cu2Cl2 तो क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 तो ब्रोमोबेंजीन, सैंडमेयर रिएक्शन, CuCN तो साइनोबेंजीन, Ki तो आइडोबेंजीन। ठीक है, इस तरीके का और भी रिएक्शन है। कॉपर वेपर पास कराते हैं HCl से तो क्लोरोबेंजीन, कॉपर वेपर पास कराते हैं HBr से तो ब्रोमोबेंजीन, गेटरमान रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से और भी रिएक्शन होते हैं, लेकिन यहां पर जो हम लोग के पास दिया है उसका आंसर क्या होगा? फेनॉल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd है। क्लियर हो रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद, ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आ जाता है 38 नंबर। 38 नंबर में बोल रहा है हम लोग ओजोनलिसिस जानते हैं, और अब थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले। एक मान लेते हैं कि आपको हमने इस अल्कीन का ओजोनलिसिस करवाया और आपको बोला कि इसका ओजोनलिसिस करना है, तो आप क्या करोगे? इसका ओजोनाइड बनाओगे। ओजोनाइड बनाने के बाद हाइड्रोलिसिस होता है और यहां से बनेगा आपका C+H फॉर्मल्डिहाइड। कितने मोल? तो 2 मोल्स, यानी ये भी आपका बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। अब ये जब फॉर्मल्डिहाइड बना, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये यहां से स्टार्ट कर दिया जाए और पूछा जाए कि ओजोनलिसिस किए थे तो कौन से एल्कीन का किए थे, तो ये प्रोडक्ट मिला। तो आपको यहां पे करना क्या है बेटा? दोनों का ऑक्सीजन हटा दो और दोनों डबल बॉन्ड को एक साथ लगा दो, यानी ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया क्या? यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहां पे हम लोगों को CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल गया? समझ रहे हैं? यानी कैसे करना है? जो भी प्रोडक्ट दिया रखे उसके दोनों ऑक्सीजन को कंबाइंड कर दीजिए, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब हम लोग के पास भी यहां पे कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। कह रहा है ये कंपाउंड ए, वो कंपाउंड ए कौन है जिसका कि हम लोग ओजोनलिसिस करवाएंगे जिंक वाटर के प्रेजेंस में, जो कि इथानल देगा। तो इथानल कौन होता है? पहले हम लोग लिख लेते हैं इथानल बराबर क्या होगा। ये हो गया आपका इथानल। साथ में बोल रहा है 2 मिथाइल ब्यूटानल, ये ब्यूटानल बोल रहा है, यानी अल्डिहाइड। 2 मिथाइल, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। कह रहा है कि ये कंपाउंड बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो हम अभी सीखे हैं, इसके ऑक्सीजन और इसके ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए और दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ते हैं। CH3 CH2 CH3 और इसके साथ CH है और इसके साथ CH और इसका CH आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा और यहां क्या लगा हुआ है? CH3। ये हो गया हम लोगों का। अब इसका IUPAC दिया हुआ है, आपके पास स्ट्रक्चर नहीं दिया है IUPAC, तो बेटा देखो यहां से इधर से आ जाते हैं तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाएगा। इधर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर डबल बॉन्ड है, तो सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको देते हैं? तो डबल बॉन्ड को देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया? 4 मिथाइल हेक्स 2 इन बोल सकते हैं क्या? यानी कि 4 मिथाइल हेक्स 2 इन हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर इसको हम लोग ओजोनलिसिस करते हैं तो ये इथानल और ये 2 मिथाइल ब्यूटानल बनता है। तो जो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है? 39। थोड़ा थ्योरेटिकल है, यहां पे समझते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए, क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है प्रोपानॉल यानी अल्कोहल। प्रोपानॉल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। प्रोपानॉल, ये जो आपका हो गया प्रोपानॉल CH2 CH2 CH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब CH3 CH2 CH3 कह रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है।
क्यों ज्यादा है भाई? बिल्कुल सही बात है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। यहां पे क्या है? पोलैरिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया, बात सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ओनली डिपेंड्स ऑन मोलर मास। ये तो गलत हो गया। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मोलर मास, इट इज, ये सही है, बट ओनली कह देंगे इसका मतलब सिर्फ मास में। अब जैसे अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट तो ब्रांचिंग पे भी डिपेंड करता है। यानी हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा ब्रांचिंग। ये भी तो जानते हैं हम लोग बात। तो सिर्फ हम लोग कैसे कह दें स्टेटमेंट नंबर 2 जो बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ओनली का मतलब हो गया कि सिर्फ मोलर मास, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, वेयर द स्टेटमेंट 2 जो होगा वो क्या होगा? इनकरेक्ट है। क्लियर है बात? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो एक बॉइलिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आया तो क्वेश्चन भी देख लिया जाए बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। अब अगर जैसे मान लिया जाए यहां पे आपको बोल दिया जाता मिथानॉल है, हाँ इथानॉल है, यहां पे बोल दिया जाता प्रोपेनॉल है CH2CH2OH, और यहां पे बोल दिया जाता कि ब्यूटानॉल है, और बोला जाता बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट जिसका मोलर मास ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया मोलर मास के टर्म में। लेकिन अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन है, हाँ जैसे मान लेते हैं कि 5 कार्बन है, ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, और यहां पे एक लगा दिए OH, एक और लगा दिए जो कि ये हो गया OH, ठीक है, और इसको ब्रांचिंग कर देते हैं, थोड़ा इसको ब्रांचिंग कर दिया गया CH3। तो यहां पे ब्रांचिंग जैसे जैसे हम लोगों का यहां इंक्रीज करते जाएगा, हाँ CH3OH, तो ये कितने कार्बन का ब्रांचिंग आ गया यहां पे? यहां पे हम लोग ले लेते हैं 4 को लेकर, ये हो गया एक और इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1, 2 और 3, तो देखो क्वेश्चन इसमें मोलर मास क्या है? सबका बराबर, 4 कार्बन यहां भी है, 4 कार्बन यहां भी है, 4 कार्बन यहां भी है, तो मोलर मास बराबर हो गया, तो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे। क्लियर बात? तो यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम किसका होगा? वो थर्ड का, देन सेकेंड का, एंड देन फर्स्ट का। ये इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी इसमें साथ में हमने लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोग के पास आता है 39 के बाद जो है 49 नंबर। 49 नंबर समझते हैं। द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ, यहां पे थोड़ा सा समझना होगा। कह रहा है कि द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ, यानी दोनों के साथ जो रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि दो की रिएक्शन नहीं करेगा, कह रहा है कि जिसके साथ दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करे। तो बोथ प्रोपेनॉन, यानी प्रोपेनॉन ले लेते हैं, C+O CH3, और यहां ले लेते हैं मिथानल, ये हो गया आपका मिथानल। तो अब देखो अगर NaHCO3 का बात करते हैं, हाँ अगर NaHCO3 का बात हम लोग कर रहे हैं, तो इस जगह पर बात करें तो NaHCO3 इसके साथ भी रिएक्शन करेगा और यहां भी करता है। इसे समझना, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड फॉर्म करता है, और ये टेस्ट है एक एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है। तो प्रोपेनॉन होता है जो रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा NaHCO3 के साथ। ये आपको दे रखा है फिनाइल हाइड्राजीन, इसका नाम क्या होगा बच्चे? इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्राजीन। यहां से क्या करेंगे, ये इस तरीके से रिएक्शन करेगा, O CH3, यहां से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया। सेम कंडीशन यहां दोनों यानी कि दोनों के साथ रिएक्शन हुआ। अब आ जाते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो एल्डिहाइड के साथ करेगा, ठीक है। और कैसा एल्डिहाइड रहना चाहिए? आपका एरोमेटिक भी रहेगा तो भी रिएक्शन होगा, और एलिफैटिक भी होगा तो भी रिएक्शन होगा। और यहीं पर अगर फेलिंग सॉल्यूशन दे रखा होता बेटा, तो फेलिंग सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं
कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ भी, रिएक्शन भी, रिवाइज भी करा दे रहा है। तो आपको यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि टॉलेंस रिएजेंट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि क्यों? क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट विथ कीटोन, यानी टॉलेंस रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बट इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। और अभी एक और क्वेश्चन हम लोग के पास आ चुका था, और खुद क्या करेगा? सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, यानी डिपॉजिट कर जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 49, जिसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, RMGX। बहुत सिंपल सा है, RMGX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल देगा, जान रहे हैं आप। और इसके साथ मिथानल के साथ यानी फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। तो थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लेना, यहां पे याद रखना, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी और भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, देन 2 डिग्री अल्कोहल। एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर रिएक्शन करता है कीटोन के साथ तो 3 डिग्री अल्कोहल, ये याद रखना है। क्लियर है बात? अब अगर यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाँ, कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन में किससे ज्यादा रिएक्टिव होगा ग्रिग्नार्ड, तो एल्डिहाइड और मोर रिएक्टिव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस स्पोर्ट 6 का। और क्या है क्वेश्चन नंबर 50? क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो आपको एक स्टेबिलिटी दिया हुआ है कार्बोकेटायन से। तो आ जाते हैं, इसको देखते हैं। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, एकदम GOC का क्वेश्चन है। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बहुत सिंपल सा, CH3CH NH2 CH3CH CH2 NH2। चलिए देखते हैं। तो बेटा यहां पर हम लोग अगर बात करें, इस जगह पे अगर हम लोग बात करें, तो इस कार्बन के पास 5 अल्फा हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री है और 5 अल्फा। लेकिन यहां पर देखेंगे प्लस M ग्रुप लगा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर लोन पेयर के बगल में है, हाँ, पॉजिटिव चार्ज अगर लोन पेयर के बगल में है, एडजेसेंट में है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये क्या होगा? D, और इसको बोल सकते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज प्लस M होने का ये स्टेबल हो गया। अब अगर यहां NH2 है तो इसके पास तो लोन पेयर है, बट ये तो लोन पेयर में दे नहीं सकता, तो ये कैसा काम करेगा? -I। अब -I करने से, क्योंकि देखो यहां पे कंफ्यूजन है, बहुत बच्चे सोचेंगे यहां भी 5 अल्फा है, यहां भी 5 अल्फा है, तो क्या हो गया भाई? तो यहां पे एक +I ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पे एक -I ग्रुप लगा हुआ है। तो मिथाइल इसको एक्टिवेटर का काम करेगा और NH2 जो होगा वो डीएक्टिवेटर का काम करेगा। लेकिन ये NH2 जो है इसका लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन है पॉजिटिव चार्ज का, हाँ, कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज से क्या है? कंजुगेशन में है। तो इसमें क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। दैट्स वाई यहां बोलेंगे 2 जो होगा मोस्ट स्टेबल होगा इन तीनों में, उसके बाद होगा 1 एंड देन लास्ट में होगा 3। और यहां पे क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, जो कि ऑप्शन नंबर होगा 1। और ये था आपका डिस्कशन स्पोर्ट टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 6 का, ठीक है। होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले डिस्कशन में।